और ब्रेक के बाद अस्मिता में आपका एक बार फिर स्वागत है। सवालों का दौर जारी है। आइए लेते हैं हम इस कार्यक्रम का अगला सवाल। पूछे आप। मेरा सवाल किरण मैम से। हेलो मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि 25% आरक्षण जो बहुत सारे निजी स्कूल लोग नहीं देना है, उसके खिलाफ सरकार ने क्या ठोस कदम उठाए हैं? कि बहुत सारे स्कूल जो होते हैं 25% आरक्षण देने से इनकार कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ सरकार ने क्या? वो आरक्षण देने से इनकार वैसे कानूनी तौर से तो नहीं कर सकते हैं। तो जहां जहां पर भी हमारे पास इस चीज को लेकर शिकायत आ रही है तो हम लोग तो कार्रवाई कर रहे हैं, उनसे लिख रहे हैं। उनको हमारे पास क्वाज़ी जुडिशियल पावर्स हैं, कमीशन को, आयोग को, तो हम उनको बुलाकर उन पे दबाव डाल रहे हैं कि उन्हें देना पड़े। अगर वो नहीं लें तो फिर हम कोर्ट में भी जा सकते हैं, लेकिन अभी तक उसकी स्थिति नहीं आई है। जहां तक भी हमें शिकायतें आई हैं, हम लोगों ने उन पे दबाव डालकर उनसे उनकी 25% रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करी है। सवाल ले। मेरा सवाल संजीव सर से है। सर, शिक्षकों का सबसे बड़ी भूमिका होती है शिक्षा के स्तर को बढ़ाने में या गहराने में। तो जो ये आपका टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इससे शिक्षा के स्तर बढ़ाने में कितनी मदद मिलेगी, कितना फर्क आएगा इसमें? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट तो आप तब लेंगे जब आपके पास टीचर तैयार करने के पर्याप्त इंस्टीट्यूट होंगे और उस इंस्टीट्यूट में टीचर एजुकेटर होंगे। अभी आज की हालत में हमारे पास क्वालिटी टीचर एजुकेटर नहीं है जो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा सकें, है ना? क्योंकि मैं टीचर एजुकेटर हूँ, ट्रेन टीचर एजुकेटर हूँ, तो मैं उस चीज को बखूबी जानता हूँ। आपके पास इतने सारे टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, मशरूम की तरह वो पूरा फैले हुए हैं, उनका क्वालिटी कंट्रोल कुछ नहीं है। तो जब आप जहां से टीचर तैयार कर रहे हैं, जब वहां क्वालिटी नहीं है, तो जो उससे पास आउट होके आ रहे हैं, आपकी मजबूरी है उसी में से लेना। बिल्कुल। अगला एक सवाल ले लें। और मेरा सवाल अशोक जी से है। शिक्षकों की अभी बात चल रही है तो उसी पे से सवाल है कि शिक्षकों की भर्ती का जो ये पूरा प्रोसेस है, ये इतना स्लो क्यों है? और कई बार जो एग्जाम्स होते भी हैं इनके लिए, ये हमेशा रद्द कर दिए जाते हैं मेनली, तो ये ऐसा क्यों होता है? देखिए, शिक्षक जो है ना, एक एजुकेशन सिस्टम के अंदर बैकबोन की तरह है, रीढ़ की हड्डी की तरह है। इसका होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये फंक्शन नहीं करेगा। और सबसे ज्यादा जो सीरियस बात यह है कि टीचर्स की आप भर्ती ही ना करें। अभी दिल्ली में भी पिछले 3 साल से कोई भर्ती नहीं हुई है, जबकि कोर्ट ने 2001 में फैसला दिया, मतलब कोर्ट में जाना पड़ता है, कि उनके लिए डेट फिक्स करी थी कि 0 वैकेंसी होनी चाहिए जब सेशन शुरू होता है। लेकिन अभी क्योंकि कोर्ट में कोई केस नहीं चल रहा उनके खिलाफ, तो उन्होंने फिर अपना ढीला तरीका से कर दिया है। लेकिन एक तो प्रॉब्लम इसके अंदर 2 फोल्ड प्रॉब्लम है। एक तो ये कि टीचर्स की भर्ती होनी चाहिए, क्वालिफाइड टीचर्स की, और एक्ट हमारा ये कहता है कि अब अनक्वालिफाइड टीचर कोई नहीं होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एडिक्वेट नंबर ऑफ टीचर्स होने चाहिए। दूसरा ये कि टीचर्स काम करें, ये दूसरा सवाल है, क्योंकि सरकार के अंदर सरकारी स्कूलों में टीचर्स काम नहीं करते। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मैं अभी जो बताया आपको कि गांव में गया, वहां मेवात के अंदर, वहां पे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनी है, और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अंदर जो पेरेंट्स हैं वो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन है। तो वो सब अनपढ़ है, पूरे गांव के गांव वहां पे लोगों के। तो हमने उनसे पूछा कि आपने क्वालिटी एजुकेशन टीचर्स के बारे में क्या किया? तो उन्होंने ये बताया, जो पेरेंट चेयरमैन था उसने कहा, सर हमने ऐसे किया कि 2 टीचर आ नहीं रही थी, लेट आती थी हमेशा, हमने उनकी एक दिन गैर हाजिरी लगा दी, अगले दिन से वो टाइम से आने लगी। तो मुझे लगता है इस तरीके के एग्जाम्पल्स हमें जो है ना उदाहरण क्रिएट करने पड़ेंगे, जिससे कि ये पूरा टीचर सिस्टम जो है ना इफेक्टिवली फंक्शन करे। अगला एक सवाल। मेरा सवाल किरण जी से है। राज्य स्तर पर जिन प्रयासों की जरूरत है, वहां एनसीपीसीआर कैसे मदद कर रहा है? जैसे आपको पता है, एससीपीसीआर स्टेट कमीशंस कई राज्यों में नहीं, अभी भी नहीं है। तो पहला काम एक तरह से हम लोगों ने करा कि राज्य स्तर पर राज्य प्रतिनिधि, एनसीपीसीआर के प्रतिनिधि को हमने नियुक्त करा, और हर राज्य में हमने कोशिश की है कि कम से कम 2 ऐसे लोग चुने और जिनका अनुभव है शिक्षा में, चाइल्ड राइट्स में, और उनकी हमने नियुक्ति की है, जो कि हमें उस राज्य में ये शिक्षा के कानून की किस तरह से उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, किस किस तरह के मुद्दे उठ रहे हैं, उन सब चीजों की हमें जो है पूरी बात वो बताते रहे, हमें इन्फॉर्मेशन उसकी देते रहे। तो एससीपीसीआर
स्पेशली जहाँ पर नहीं है वहाँ पर इसका हमारे ऊपर मतलब हमारे लिए ये बहुत यूजफुल रहा है, क्योंकि हमें वहाँ की खबर भी मिलती रहती है। दूसरी बात ये है कि इन राज्य प्रतिनिधियों के माध्यम से हम लोगों ने कई पब्लिक हियरिंग, हमने इंक्वायरीज उनके माध्यम से करी, वहाँ पर हमने कुछ नेटवर्क्स भी बनाने की कोशिश की है, जो कि वहाँ पर सिविल सोसाइटी ग्रुप्स शिक्षा पे काम कर रहे हैं और शिक्षा के अधिकार पे काम कर रहे हैं, और उनके माध्यम से कई जगह गवर्नमेंट ऑर्डर्स लाने की कोशिश करी है, कई जगह स्टेट रूल्स को पब्लिक डोमेन में उनका डिस्कशन बढ़ाया है। इन सब तरह के काम हम लोगों ने इन स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू करा है। सवाल लेंगे सर, मैं ये पूछना चाहूंगा, आज के डेट में बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जो गार्जियंस का स्कूल कमेटी में आना पसंद नहीं करते, इस पर क्या एक्शन है आपका? देखिए, इस कानून में स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाने की बात हुई है, जिसमें 75% जो है अभिभावक होंगे और उसमें भी 50% महिलाएं होंगी, और उसमें जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उसका रिप्रेजेंटेशन उसमें पर्याप्त होगा। यह एक बहुत बड़ा फोरम है जो इस शिक्षा के अधिकार को जमीन पर वास्तविकता में बदल सकता है। दुर्भाग्य यह है कि अभी कहीं भी एसएमसी बनाने की, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, और यही स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है सीधे सीधे अभिभावकों का अपने बच्चों के स्कूल को दुरुस्त करने का इंटरवेंशन इस कानून ने इंश्योर किया है, जिसमें स्कूल डेवलपमेंट प्लान उनको बनाना है, जो पैसे आएंगे वो खर्चा हो रहा है ठीक से कि नहीं, उसको मॉनिटर करना है, पढ़ाई ठीक से चल रही है कि नहीं उसको देखेंगे, और ये अगर सही में जमीन पर उतर जाए तो एक बहुत बड़ा बदलाव नीचे से आ सकता है। दुर्भाग्य है कि अभी कहीं राजस्थान छोड़ दीजिए तो कहीं ये प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, और इस प्रक्रिया को शुरू कर, और हमारे अभिभावक भी गांव के गरीब लोग हैं, अगर आप देखिए तो बहुत बड़ा देश है और गांव का देश है, उनको बहुत ज्यादा चीजों की जानकारी नहीं है, वो भी अवेयरनेस करना हम लोगों का काम है। सवाल मेरा सवाल किरण जी से है। कलम और भूख का एक गहरा रिश्ता है कि क्योंकि बहुत से बच्चों के ऊपर अपने परिवार का पालन पोषण का एक जिम्मेदारी है, इसमें सरकार क्या प्रयास कर रही है? देखिए, अब ये कानून के तहत तो हर बच्चे का ये अधिकार है कि वो स्कूल जाए, 6 से 14 साल के ही है, ये जरूर है, सब बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन इन बच्चों के लिए तो चाइल्ड लेबर जो है, बाल श्रम, अब एक तरह से इलीगल हो गया है, उन लोगों को स्कूल में ही होना जरूरी है, और उसमें भी बताया गया है कि कितने घंटे, ये नहीं कि सिर्फ कुछ दिन कुछ समय के लिए जाए, उनको पूरे समय स्कूल में होना, रेगुलर अटेंडेंस, पूरा अपनी 8 साल की शिक्षा कंप्लीट करना इसमें जरूरी है। अब पहली बात तो ये सही है कि कई जगह ऐसे हैं हमारे देश में जहां बच्चों को बाल श्रम करना पड़ रहा है। कई बार भी ये भी देखा गया है, कई सर्वे में देखा गया है कि अगर स्कूल जहां नहीं चल रहे हो, जहां स्कूल की गुणवत्ता बहुत खराब हो, और तब जो है बच्चे काम करने लगते हैं, माँ बाप उनको किसी काम पे लगा देते हैं। अगर तो स्कूल अच्छे से चले, अगर क्वालिटी एजुकेशन मिले, तो मेरे ख्याल से जितनी मांग, जितनी भूख शिक्षा की इस देश में है, तो कोई बच्चा, कोई भी माँ बाप, गरीब से गरीब माँ बाप भी अपने बच्चे को श्रम में नहीं लगाएगा। तो रियली ये ऑटोमेटिकली अगर हम गुणवत्ता को बढ़ा दें स्कूलों में, तो ये प्रॉब्लम जो है चाइल्ड लेबर की, ये हम देखेंगे कि गायब होने लगेगी। एक सवाल पूछे। मेरा सवाल अशोक जी से है। इकोनॉमिकली वीक बच्चों के लिए आप किस तरह से मदद कर रहे हैं उनकी? देखिए, मैं तो उनके साथ कंधा लगा के लड़ता हूँ। जो बच्चा जो स्कूल नहीं लेता है उसको चिट्ठी लिखता हूँ, सरकार को चिट्ठी लिखता हूँ, और उसके बाद उसके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल करता हूँ। मतलब अगर किसी को ऐसी कोई तकलीफ हो रही हो तो वो आपसे राब्ता कायम कर सकते हैं, आपसे मिल सकते हैं। मोबाइल नंबर भी दे सकता हूँ, 9811011923, रिपीट कर सकता हूँ, 9811011923। हिंदुस्तान में कोई भी बच्चा अगर शिक्षा के मामले में दुखी है तो मेरे से बात करें। बिल्कुल, तो सवालों के दौर को हम यही थामते हैं और पैनलिस्ट से ही जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी नजर में किस तरह की कोशिशें अब की जा सकती हैं। बहुत संक्षेप में अमरीश जी। देखिए, मैं तो पहले ये कहना चाहूंगा कि सरकार जो कानून लाती है उस कानून के प्रति अपना वो कमिटमेंट दिखाए, ये वक्त आ गया है। शिक्षा के मामले में कछुए की चाल से चल के अब मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता है। इसलिए एक सेकंड भी इस कानून को लागू करने में अगर कोई भी बाधा आए तो सरकार बहुत आलमाइटी है, बहुत ताकत है उसके पास, बहुत पैसा है उसके पास। वो चाहे तो एक सेकंड में सारी समस्याओं का हल करके और इस कानून को नीचे तक लागू कर सकती है, और गरीब से गरीब बच्चा वही शिक्षा हासिल कर सकता है जो शिक्षा अमीर जादों के बच्चों को मिलती है। किरण जी।
नहीं, मैं सोचती हूँ कि ये कानून एक बहुत बड़ा मौका है। जरूर शिक्षा में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा और बड़ा मौका मिला है सरकार को भी, और सरकार को ये सही कह रहे हैं कि थोड़ी सी ज्यादा कमिटमेंट और थोड़ी ज्यादा रफ्तार से इसको लागू करने में कोशिश बढ़ानी चाहिए। साथ साथ में मेरे ख्याल में लोगों को भी इससे सकारात्मक रूप से जुड़ना चाहिए, इस मौके को समझना चाहिए, इसको अपनाना चाहिए, और अपनी तरफ से भी इसमें जो है हर वर्ग के, हर तबके के लोगों को जुड़ के इसके इम्प्लीमेंटेशन में आगे बढ़ना चाहिए। इस कानून में कुछ चीजें हैं जैसे कि जिसकी बात कई बार हुई है, शिक्षा प्रबंधक समितियां जो हैं, जो एसएमसीज हैं, ये भी एक बहुत खास मौका है बिल्कुल जमीनी स्तर पे लोगों से को जो है इससे जुड़ने का, जिसमें स्कूल में परिवर्तन खुद ला सकते हैं। और इसको खड़े करने में हर तरह से सिविल सोसाइटी ग्रुप, सरकार, सब लोगों को जुड़ के इनको सशक्त बनाना पड़ेगा, और तब हम जरूर जो है कुछ परिवर्तन, थोड़ा ज्यादा परिवर्तन देख सकते हैं। कछुए की ही चाल से नहीं, थोड़ा ज्यादा भी कोशिश करके देख सकते हैं। जी क्या कहें? मुझे लगता है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक जुनून पैदा करना पड़ेगा। वो जुनून सरकार के स्तर पे, आवाम के स्तर पे, हर एक नागरिक के स्तर पे, और इसको राष्ट्रीय प्राथमिकता में नंबर 1 पे रखना होगा कम से कम अगले 5 सालों के लिए। और मुझे लगता है कि तब शायद इस देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकती है। ताली बजने के लिए तो 2 हाथ चाहिए। सरकार ने कानून लागू किया है, मगर जब तक हम लोग भी इसमें, सिविल सोसाइटी भी कोई थोड़ा रोल, और खास तौर से हमारे बच्चों का ये रोल है कि आके अपना हक डिमांड करें। अपना, ये आपका हक है, हक डिमांड करें। और जहां जैसे राज्य सरकार जो जब कछुआ के चाल से चल रहे, तो जाके जैसे अन्ना हजारे ने किया, वहां पे उनके नाक में दम कहिए कि हमारा ये हक है, हक दिलवा दो। अशोक जी, देखिए 2 फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं जो आज आम आदमी फेस कर रहा है। एक तो ये कि जो प्राइवेट स्कूल है उसमें जिस तरीके से मनमानी ढंग से फीस बढ़ रही है, और दूसरा जो सरकारी स्कूल है उनमें जो शिक्षा का स्तर डाउन है। तो मैं ये समझता हूं कि उसको कंट्रोल करने के लिए एक तो हमें एक नेशनल लॉ की जरूरत है प्राइवेट स्कूल के फीस को रेगुलेट करने के लिए, और जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स है ना, वो सारे के सारे गवर्नमेंट स्कूल देश के, उनका स्तर कम से कम केंद्रीय विद्यालय के बराबर होना चाहिए। और एक बात और मैं ऐड करूंगा कि एक हमने आजकल कैंपेन चलाया है जिसमें हम बच्चों को और पेरेंट्स को ये कह रहे हैं कि आप पोस्ट कार्ड उठाइए, अपने स्कूल के बारे में जो भी कमियां हैं उसके बारे में अपने चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखिए, क्योंकि कोर्ट की भी ये जिम्मेदारी है उस कानून को लागू कराना। तो कोर्ट को खड़काइए। मुझे लगता है कि अगर इस तरीके की प्रतिक्रिया, इस तरीके की काम होता है, तो बहुत एक तरीके से अवेयरनेस ही नहीं, इसके ऊपर कुछ आउटपुट भी कमियां लोगों को पता पड़ पाएंगी। इसमें कोई 2 राय नहीं कि शिक्षा का अधिकार एक ऐसा अधिकार जो उज्जवल भारत के गरिमामय भविष्य की कुंजी है। जरूरत जागरूकता की, जरूरत एसएमसी के पूर्ण गठन की, जरूरत शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान को पुनर्जीवित करने की, जरूरत सरकारी के साथ साथ निजी स्कूलों पर एक पैनी नजर की, जरूरत सभी राज्यों में एसपीसीसीआर के गठन की, और शिक्षा के अधिकार को लागू किए जाने के प्रयासों की वार्षिक मूल्यांकन की, और सबसे ज्यादा जरूरत फंड्स के सही इस्तेमाल की, क्योंकि ये सरमाया है आपके और हमारे भविष्य का। वो किसी ने क्या खूब कहा है कि चलेंगे हम सब जो साथ मिलकर, चलेंगे हम सब जो साथ मिलकर, बदल कर रख देंगे ये जमाना। मैं अपने सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो यहाँ आए और इस चर्चा का हिस्सा बने। ऑडियंस का भी शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छे सवालों का दौर जारी रखा। आप भी आ सकते हैं अस्मिता में, कीजिए हमें ईमेल। हमारा ईमेल आईडी है asmita.lstv@gmail.com। और कौन से विषय आप अस्मिता में देखना और सुनना चाहेंगे हमें जरूर लिखें। और इसी के साथ मैं समीना अस्मिता की पूरी टीम के साथ आपसे लेती हूँ इजाजत। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वक्त बदल रहा है, बीता वक्त कुछ और था, आज का वक्त कुछ और है। हम लोगों ने पैराट्रूपिंग की है, माउंटेनियरिंग की है, हम लोग शूटिंग करते हैं।